लाल किताब आपकी हस्तरेखा भी है, लाल किताब आपकी बॉडी स्कैनर भी है, लाल किताब आपकी फेस रीडिंग भी है, लाल किताब जो आपके घर का वास्तु भी है, और लाल किताब जो है न्यूमरोलॉजी भी है। जो लोग घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं वो साथ में क्या करते हैं, झंडा लगा देते हैं। रही कई कसर उसके ऊपर चुन्नी भी चढ़ा देते हैं। तुलसी मैया है जी। कैंसर जैसी बीमारियों का आमंत्रण देते हैं। तुलसी मैया मंदिर में पूजने की चीज है। आप लोगों का विश्वास है तो आप घर में रखें, कृपया करके उसमें झंडा और चुन्नी ना चढ़ाएं। कि आज के इंसान को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो उसको पागल ना बना सके। जी सर। शनि की माया, राहु की छाया। ठीक है, ओ तुम तो गए, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा तो हो गया कल्याण। अब बुध यहाँ पे अगर खराब हो रहा हो तो ऐसे इंसान के पास भूत शक्ति, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर रहती है, और ऐसे इंसान को वो चीज़ फील भी होती है। और सातवां घर एक ऐसा खुशी का घर जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। जिसे कहते हैं ना, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता। आप देखना जितने भी सूर्य सरकारी जॉब वाले हैं उनकी कुंडली में सूर्य कहीं पहले 5वें और 11वें घर में होगा, और सूर्य यहाँ खराब हो तो आलसी। ना लोग पता नहीं कैसे कह देते हैं, मैं तो महीना नहीं नहाता, मुझे तो 29वें दिन खुजली होने लग जाती है ना। तो इस स्थिति के इंसान जो होते हैं सूर्य 12 वाले होते हैं। कहते हैं ऐसे में सूर्य जब यहाँ खराब हो रहा हो तो घर में पत्थर वाली चक्की रखें कि किसी का शुक्र बैठा है 5वें घर में जी। कहते हैं ऐसा इंसान सच्चा आशिक होता है। अगर ऐसा इंसान भगवान से प्यार कर ले तो पूरे कुनबे को जो है तार देगा। दुनियावी प्यार कर ले लड़की से तो लड़की को लेके भागेगा और पूरे कुनबे को उजाड़ देगा। अब मान लो किसी का शुक्र छठे घर में, शादी होते पहले साल में बच्चा हो जाए, बीमारियां घर से नहीं जाती हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, घर में ना कुछ हिस्सा हम कच्चा जरूर रखते थे। सीने में जो दिल है वो चंद्रमा है, ठीक है, पर उसकी धड़कन सूर्य है। अगर धड़कन नहीं है तो दिल का कोई काम है, धड़कन है दिल नहीं है तो कोई काम है। तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा साथ चलते हैं। जब तक आपकी कुंडली में बुध या केतु तीसरे घर में ना हो या 8वें घर में ना हो तब तक वो मांगलिक नहीं होगा। आज तक तो यही था। यस, वो आपके अंदर है। झाको, जागो। जब आप जाग जाते हैं तो बहुत कुछ अपने अंदर से पा जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, ये साइंस है। इसको साइंस के तरीके से लिया जाए। इसके अंदर कोई काली किताब पीली किताब नहीं है, ना ये जादू टोने की किताब है, ना रावण ने इसको लिखा है। यहाँ हर किसी के जीवन में सुख दुख की घड़ी होती है। सोच बड़ी करने से ही इंसान की किस्मत बड़ी होती है। भीड़ में खड़ा होना मेरा मकसद ना हो, बल्कि हम तो वो बने जिनके लिए भीड़ खड़ी होती है। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत खास पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप इन्हें जानते हैं क्योंकि लाल किताब के बहुत गहरे राज को बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो मैं स्वागत करती हूँ एस्ट्रो हेमंत सर का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम सर। हम आपको सुनते हैं कि आप उसको बड़ा डीप जाके बताते हैं कि हर चीज क्यों होती है। देखो, कहते हैं ना, जिन्ना गहरा उन्ना शांत समंदर है, दिल न तोड़ी रब दिला दे अंदर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जितना गहरा जितना ही शांत समुंदर है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज को जब हमें समझना, मैं ये नहीं कहूंगा खाली लाल किताब, आपको कोई भी ज्योतिष पद्धति को समझना हो या किसी भी ज्ञान को लेना जी, जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं है तब तक आप उसकी गहराई तक नहीं जा सकते। मतलब कहने का मतलब है कि लाल किताब को पढ़ने और समझने के लिए ना तैराक बनना जरूरी है। तैराक भी वो वाला जी
जो समुद्र के पानी में तैर सके, मतलब खारे पानी में तैर सके। जी और खारे पानी में तैरना बिना ऑक्सीजन के जी कितना मुश्किल होता है, उस चीज को जब हम समझते हैं, उसके अंदर घुसते जाते हैं, तो बस एक यही कोशिश की है कि लाल किताब के अंदर घुसूं और सबको उसका एक एक्चुअल ज्ञान दे सकूं। जी सर। इतना सा ही मेरा मकसद है। और जैसे आज आपने इनवाइट किया है, तो डेफिनेटली आपके भी सारे क्वेश्चंस का आंसर। जी सर, आज का पॉडकास्ट बहुत अलग होने वाला है सर, मुझे पता है। आपने कहा कि गहरा, तो वही कहते हैं कि ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जी। सर, आपके जो ज्ञान की गहराई से आप जो अनमोल मोती आपने इकट्ठे किए हैं, मैं कोशिश करूंगी उन मोतियों को सहेजने की और अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की सर। सर, आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लाल किताब नहीं पढ़ते या जो जानते भी हैं, उनको आप ये बताएं कि लाल किताब का हर एक भाव में जो हर एक ग्रह बैठते हैं, उनकी क्या निशानियां हैं सर, क्या हिदायतें हैं और उसके लिए क्या जनरल रेमेडीज की जा सकती हैं? आपने जैसे बोला कि भाव, जी तो इसके लिए सबसे पहले भाव को समझना जरूरी है। भाव होता क्या है? जी जब एक कुंडली बनती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर 12 हाउस, सभी देखते हैं। जी अब 12 हाउस, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि लाल किताब कहीं पर भी वैदिक ज्योतिष, मतलब कि पराशरी ज्योतिष से कहीं अलग नहीं है। जी कहीं पर भी पंडित जी ने किसी चीज को अलग नहीं रखा है। बस जो मोती अलग अलग कैलकुलेशन में बिखरे हुए हैं ना वैदिक और पराशरी में, उनको इकट्ठा करके बड़ी सरल भाषा में लाल किताब में दे दिया गया जी है। जिसमें मेरे जैसा मूर्ख बंदा लाल किताब को पढ़ता है तो वो समझ पाता, तो मैं पढ़ सकता हूँ तो सभी पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे आपने बात करी 12 भावों की, जी जनरल रेमेडी कभी नहीं होती, उस चीज को आप समझे। जी सर। पर हर इंसान क्या है आज के टाइम में चाहता है रेमेडी, मुझे उपाय मिल जाए उसमें कर। बिल्कुल। पर क्या आपकी कुंडली उस उपाय को अलाउ भी करती है या नहीं करती, ये आपको एक एक्सपर्ट बता सकता है जी। या जो उसको समझ रहा है वो बता सकता है। दूसरी चीज, हम YouTube और Instagram पे जनरल रेमेडीज देखते हैं, करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ना अधूरा ज्ञान इंसान की जान तक भी ले लेता है। अब आपके सिर में दर्द है, आपको पता है कि एनासिन खाऊंगी या डिस्प्रिन खाऊंगी सिर में दर्द ठीक हो जाएगा जी बट वो आपके बॉडी की किस पार्ट पे इफेक्ट करेगा, नेगेटिव देगा, वो आप नहीं जानते, है ना। जी बिल्कुल सर। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। हर किसी कोई डिस्प्रिन लेता है, ठीक है, जनरल रेमेडी है, जनरल दवाई है, सिर दर्द के लिए ले लेगा, जी और आपके किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करेगी वो आप नहीं जानते। जी सर। इसी तरह से उपाय भी है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि पहले भावों को समझना जरूरी है कि हमारी कुंडली में कौन सा भाव क्या है। जी सर। राइट। जी तो सबसे पहले हम समझते हैं 12 के 12 भाव, जिसमें मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता चलूं। जी राइट। तो कुंडली जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर जो कुंडली का पहला भाव है, जी जिसे लगन भी कहा जाता है, ये किसके लिए, इससे इसको कैलकुलेशन के माध्यम में किस पार्ट में रखा गया है, कहते हैं परमात्मा की तरफ से ये 12, ये जमीन कट गई, ठीक है, जमीन कट गई तो इसके 12 हिस्से टुकड़े हो गए, तो हर टुकड़ा किसी ना किसी ग्रह को दिया गया, ठीक है। जी तो पहला टुकड़ा मिला मंगल, अच्छा सर। ठीक है, पहले जो घर का मालिक है वो वो मंगल है, मतलब वो उसकी जमीन है। भाई आपका ये प्लॉट कट के आपको मिल गया, ये प्लॉट के जो ओनर होगा वो मंगल है। अब इसके ऊपर आकर के मकान किसने बनाया, वो बनाया सूर्य ने, जी सर। ठीक है। और इसमें रहने वाले भी सूर्य की प्रवृत्ति के हो गए, मतलब अच्छे किराएदार भी इसमें सूर्य है, जिसे बोला जाता है उच्च के ग्रह, ठीक है। और इसी में, इसी घर में
जो नीच का भाव हो गया वो हो गया शनि। ठीक है, जी शनि को इस घर में नीच बोला जाता है। ठीक है, आप समझे मैंने क्या बताया? जी बिल्कुल जमीन सर। मिली मंगल को उस पे मकान बनाया सूर्य देव ने, उसमें अच्छा किराएदार भी कौन है? सूर्य। और उसमें नीच का ग्रह कौन है? शनिदेव। शनि। जी ये पहला घर है। जी सर। इस घर को देखने के लिए आप समझना, इस घर को क्यों देखा जाता है कि मैं किस हैसियत का मालिक बनूंगा। जी मैं किस हैसियत का मालिक बनूंगा, मेरे पास अपना घर गाड़ी बंगला होगा कि नहीं, मेरी इस दुनिया में किस नाम की शोहरत होगी, और क्या मैं करूंगा जिंदगी में। जी ठीक है, सर। मतलब अपना आपा खुद देखने के लिए पहला घर। ठीक। तो आपकी कुंडली में सूर्य शनि मंगल जैसे होंगे, आपके पहले घर का हाल वैसा हो। अच्छा कहने का सर। मतलब सूर्य आपके पहले घर में अच्छा है, मतलब कहीं पे भी कहीं बैठा है पे भी। कुंडली में, जी पहला घर अच्छा हो जाएगा। शनि अच्छा बैठा है तो अच्छा हो जाएगा, और मंगल बैठा है तो पहला घर अच्छा हो जाएगा। मतलब कि आप जिंदगी में अच्छी तरक्की करने वाले हैं। समझ में आया आप इससे? बिल्कुल सर। है ना। अब यहीं पर मान लो सूर्य लगन में बैठा हो, पहले हम सूर्य को ही लेके चलते हैं क्योंकि सूर्य को सबसे बड़ा कहा गया है। सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये अच्छा है तो आपको 22 से 24 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लगवा देगी, और ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा समझदार होता है। अच्छा सर। ठीक है सर, मैं बीच में कर रही हूँ, जैसे अब कहते हैं कि जो भी भाव के अंदर ग्रह बैठे हैं वो दो रंग के हैं, तो आप रंग का मतलब आप बताएंगे सर? दो रंग, दो रंगा। हर ग्रह अपने दो रंग दिखाता जी। है। हर ग्रह दो रंग का दिखाने का पर्पज है कि अगर तो वहां पे अच्छा है जी तो वो उच्च का हो गया, जी सर। अगर वो नीच का है तो वो मंदा हो गया, मतलब मंदा बोलेंगे हम इसको। जी सर। नीच नहीं बोलते क्योंकि सूर्य कभी नीच नहीं होता। क्यों? कभी सूर्य की रोशनी में आपने नीचता देखी है? नहीं बिल्कुल नहीं सर। सिर्फ एक राहु ही है जो वहां पर बैठकर, पहले घर में बैठकर सूर्य को खराब कर सकता है। अगर सूर्य किसी का पहले घर में बैठा है जी। और राहु भी उसके साथ बैठा है, तो सूर्य तो राहु की मदद कर रहा है, पर राहु सूर्य को खराब कर रहा है, क्योंकि राहु जो है सूर्य से दुश्मनी रखता है। आप समझ रहे? जी सर। तो ये हुआ पहले भाव का। तो अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और ये यहाँ पर मंदा हो रहा है, जी सर। तो ये क्या करेगा, आपका कोई ना कोई शरीर का अंग नकारा कर देगा। मतलब जो आप शरीर से कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई अंगहीन व्यक्ति देखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सूर्य कुंडली में कल्प्रेट हो रहा है, खराब हो रहा है किसी योग की वजह से। उस योग को समझना है तो उसकी पूरी प्रॉपर पढ़ाई है। मैं तो इतनी बात बता रहा हूँ कि आज के इंसान को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो उसको पागल ना बना सके। जी सर। शनि की माया, राहु की छाया। ठीक है, ओ तुम तो गए, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा तो हो गया कल्याण। जी सर बिल्कुल। ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए तो वो जाके क्या बोलेगा, भाई तेरा तो शनि भी क्या ही बिगाड़ेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सर। है ना। तो मैं इंसान को प्रैक्टिकलिटी के बीच में लेके जाना चाह रहा हूँ। जी सर। इंसान उस चीज को समझे कि मैंने सिर्फ अभी आपको पहला घर ही बताया है, आप समझ रहे हैं कि पहले घर में मैंने कौन उसके जो है हकदार हैं, और किसी का सूर्य पहले घर में बैठा है तो क्योंकि सूर्य आसमान में सबसे बड़ा ग्रह है जो नजर सबके सामने आता है, और उसके बिल्कुल पास में रहता है बुध। अब पहले घर का सूर्य बुध बताएगा, बुध बताएगा कि पहले घर का सूर्य कैसा है, बुध उसका भेद खोलेगा। ठीक है, अगर किसी का बुध खराब है तो मतलब पहले घर का सूर्य भी खराब है। इस तरह से कुंडली को देखा जाता है। इसी तरह से जैसे आज मैंने आपको थोड़ा सा पहले घर को एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। बड़ी ही आसान भाषा में किया है और इंसान को भी समझ में आया होगा जी। ठीक है, अब ये पहला घर आपने समझा, ये हमारी खुशी का घर। पंडित जी ने लाल किताब में कहा है कि कुंडली में 12 घर हैं जिसमें से 4 घर हैं खुशी के। कौन कौन सा? पहला घर
चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, जी ये कुंडली के खुशी के घर हैं। अच्छा सर। उसके बाद दूसरा, तीसरा, पांचवा, जी छठा, आठवां, नौवां, 11वां और 12वां, ये हैं गमी के घर। सब लोग कहते हैं कि कुंडली में ना 12 घर है, मैं कहता हूं कुंडली में 8 घर है। ठीक है, कैसे आप उसको समझे कैसे? हाँ जी सर। जैसे मैंने आपको बताया 1 4 7 10, जी सर। 1 4 7 10 क्या है? खुशी के घर है, खुशी के घर है, पूरे हैं। जी सर। पर दूसरा, तीसरा, पांचवां, छठा, आठवां, नौवां, 11वां और 12वां, ये टोटल हुए 8 घर। जी सर। पर ये क्या है? अधूरे अधूरे, आधे आधे। अब इन 8 को जोड़ेंगे तो क्या हुए? 4। 4 हुए सर। 4 और 4 8। 8 घर हो गए। जी तो जी सर। एक्चुअल में 8 ही है। जी अब पता लगा कि 8 है। ठीक है, ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया। अब आप समझो कि पहले घर को समझते हैं। अब दूसरा घर क्या है? जी ठीक है, दूसरा घर जो जमीन है जी वो शुक्र को मिली है, वृषभ राशि। जी सर। ठीक है, राशियां जोड़ता जा रहा हूं। जी जी सर। पहला मेष मंगल की राशि है, जी दूसरा वृषभ। वृषभ राशि शुक्र की जमीन, वहां पर वो जो है मालिक हुआ। अब इसी तरह से चलते हैं हम कुंडली के तीसरे भाव पर। तीसरा भाव को समझने के लिए आप ये समझें, तीसरे घर से देखा जाता है उठती जवानी का हाल, बीमारियां। अच्छा सर। ठीक है, तीसरे घर से हम बीमारियां देखते हैं। तीसरे घर से बेल लताएं, आप घर में बेल लताएं लगाते हैं, ये किस तरह की ग्रोथ करेगी। ठीक है, अच्छा सर। चोरी, आपके घर में चोरी हुई है, क्या हुई है, ये भी तीसरा घर बताता है। भाई बहनों के हालात, ये भी तीसरा घर बताएगा। तो तीसरे घर जो जमीन मिली है वो मिली है बुध को। अच्छा सर। मंगल इसमें अच्छा किराएदार है, मतलब घर बनाया मंगल ने, मंगल ने, ठीक है सर। और इसमें राहु अच्छा किराएदार है, अच्छा सर। और केतु इसमें बुरा किराएदार है। इसमें जो केतु रहेगा वो बुरा किराएदार रहेगा। तीसरे घर को देखने के लिए जैसे मैंने बताया, बीमारियां, चोरी, ये। अब जिसकी भी कुंडली में केतु तीसरे घर में खराब हो रहा हो, ऐसे इंसान को फोड़े फुंसी बहुत निकलते होंगे। अच्छा सर। प्लीज बुरा ना माने, केतु 3 वाले अगर आपकी कुंडली में बुरा है तो उसे लाल किताब में भोक्ता कुत्ता भी बोला गया है। बड़ 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 बड़, मतलब कई बार तो ऐसे इंसान को कहना पड़ता है कि बाबा चुप हो जा। आप भी अपने आस पड़ोस में देखें तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई क्या आपके घर में भी ऐसा कोई है। और यहीं पर बुध अगर अच्छी पोजीशन पे हो, क्योंकि बुध की जमीन है, आमतौर पर तीसरे घर में बुध को बुरा बोल दिया जाता है। पर मैं क्या बोलता हूं कि हर ग्रह 2 रंग के हैं। जी सर। ठीक है, 11वां घर खाली हो तो बुध यहाँ पे अच्छा भी होता है। अच्छा सर, जैसे 3rd हाउस में बुध को थूकता कोड़ी भी कहते हैं जी, लेकिन अगर 11वां खाली है तो बुध वहां पे अच्छा रिजल्ट भी देता है। अच्छा। ठीक है, बुध की जमीन है वो। जी सर। तो ऐसे नहीं है कि बुध को थूकता कोड़ी कह दिया तो वो थूकता कोड़ी ही हो गया। जी। अब बुध यहाँ पे अगर खराब हो रहा हो तो ऐसे इंसान के पास भूत शक्ति, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर रहती है, और ऐसे इंसान को वो चीज फील भी होती है। अगर अच्छा नहीं है तो सर? जी। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे इंसान को एनर्जी फील भी होती है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर मान लो मैंने बोला मंगल, अब यहाँ पे किसी का मंगल प्रबल है, तीसरे घर का अपने घर में है। जी। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो होगा ना, साहस का घर भी है, फौजदार बहुत अच्छा होगा। ऐसे इंसान के जो दोस्त होंगे, मतलब पानी की जगह खून बहाने वाले होंगे उसके लिए, उसका पूरा साथ देने वाले, और खासकर शादीशुदा दोस्त। अच्छा। ठीक है, खासकर शादीशुदा दोस्त जो है उसके ऊपर उसका खून तक बहाने वाले होंगे, मतलब पूरी जान देने वाले होंगे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पे प्रबल, सूर्य यहाँ पे बैठ जाए तो वही मंगल सूर्य फिर हो गया। जी सर। अब सूर्य यहाँ पर किसी का हो तो डंके की दोस्त, चोट पर दोस्त बनाने वाला,
तू मेरा दोस्त है तो है। अच्छा सर। और ये भी चीज लोग रिलेट करेंगे, यस मैं ऐसा हूं। सूर्य अपना आपा है। जी सर। और अगर बुध की जमीन भी है तो सूर्य प्लस बुध एक तरह से फिर मंगल बन गए। इसके भाई बहन भी सुखियां होंगे। छोटे या बड़े सर? छोटे या बड़े दोनों, भाई बहन। जी सर। भाई बहनों का अगर तीसरा है तो वो सुखियां होंगे। अच्छा सर। और ऐसा इंसान पूरे परिवार को ताड़ने वाला होता है। अच्छा। ये तीसरे घर की कहानी है। जी। किसी का सूर्य तीसरे घर में खराब हो रहा हो तो सूर्य देव को रोली और गुड़ डालकर रोजाना अर्घ दे। जब शरीर में आलस आ रहा हो, भाई बहन दुखिया हो रहे हो, या घर में बार बार चोरी हो रही हो, और ऐसे इंसान को कहा जाता है वो कभी भी अपना परोपकार करना ना छोड़े। वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। राइट। इसी तरह से चलो आज बात कर ही रहे हैं तो सारे घरों की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं चौथे घर की। जी सर। अगेन ये खुशी का घर है। ठीक है, खुशी का घर है तो चौथा घर के मालिक कौन है? चंद्रमा। जमीन किसकी? चंद्रमा की। कर्क राशि। ठीक है। अच्छा कौन यहाँ पे? सूर्य। सूर्य। गुरु अच्छे हैं। जी। ठीक है। जमीन भी उसका, मकान भी उसी ने बनाया, और उसमें अच्छा किराएदार भी खुद है। पर बुरा है मंगल। बुरा किराएदार चौथे घर में है मंगल। और उच्च का है गुरु। जमीन उसकी चंद्रमा की, मकान भी चंद्रमा नहीं बनाया। अच्छा किराएदार गुरु और बुरा किराएदार मंगल। चौथे घर से हम जिंदगी में किस लेवल तक पहुंचेंगे? क्या मेरा गाड़ी बंगला होगा? क्या मेरे पास नगद धन जमा होगा? या मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी होंगी, नेम फेम अच्छा होगा? ये हम चौथे घर से देखते हैं। माँ का खानदान, ये भी चौथे घर से देखा जाता है कि मेरे माँ का खानदान कैसा होगा, मेरे मामू के हालात कैसे होंगे, ये भी चौथा घर बताएगा। ठीक है जी। तो ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। बात करें यहाँ पे, देखो चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो तो कहते हैं ऐसे इंसान की पढ़ाई जब तक वो पढ़ता है, जब तक पढ़ाई उसको वफा करती रहती है, और पूरी जिंदगी वफा करती है। और यहीं पर चंद्रमा खराब हो तो ऐसे इंसान की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। कब तक? माँ के रहने तक। या तो माँ चली जाएगी तब पढ़ाई होगी, या पढ़ाई नहीं होगी, माँ रहेगी। चंद्रमा की बात कर रहे हैं जी, आप चौथे घर में। चौथे घर में चंद्रमा की। चंद्रमा मंगल को यहाँ पे बद कहा गया है। अगर मंगल यहाँ पर हो और यहाँ पर खराब हो रहा हो, मतलब उसको चंद्रमा की कहीं और से मदद ना मिल रही हो, सूर्य की ना मिल रही हो, या गुरु की ना मिल रही हो, तब यहाँ पे मंगल खराब होगा। तो मंगल बद होगा, हथियारा तक बना देता है इंसान को, खूनी हथियारा। और खासकर जब यहाँ पर चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान का 4 साल छोटा या 4 साल बड़ा भाई होगा, और उसकी उम्र के 28वें साल में उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सर। ठीक है। एक कनेक्टेड चीज बता रहा हूं आपको, लॉजिक के साथ बता रहा हूं कि यहाँ पर ये खराब है तो ऐसा होगा, और अच्छा है तो ऐसा होगा। और सूर्य यहाँ पर हो तो सूर्य यहाँ पर अच्छा कहा गया है क्योंकि चंद्र का मित्र है। क्यों मित्र है? अब आप समझना इस चीज को। जहां पर चंद्र होता है वहां पर सूर्य जरूर होता है। कैसे? आपके सीने में दिल है? जी सर। सीने में जो दिल है वो चंद्रमा है। ठीक है जी। पर उसकी धड़कन सूर्य है। अगर धड़कन नहीं है तो दिल का कोई काम है? धड़कन है, दिल नहीं है तो कोई काम है? तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा साथ चलते हैं। तो इसलिए सूर्य यहाँ पर जब होता है तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होता है। फैमिली को ज्यादा मतलब करोड़ों रुपए का काम हो बाहर जी, अगर फैमिली से आवाज आ गई छोड़ देगा सब कुछ छोड़ देगा। अच्छा सर। ठीक है। गुस्से वाला होता है पर गुस्से को पी भी लेता है। वो कहता है कि नहीं यार क्या गुस्सा दिखा के करना, सब अपने तो हैं।
क्योंकि चौथे घर को सर माँ की गोद भी कहा गया है, माँ की गोद भी कहा तो गया थोड़ा ठंडा महसूस करते तो हैं। वहां पर सूर्य की गर्मी जो है, अब देखो सूर्य की गर्मी चौथे घर में आई, जी अगर वहां पे सूर्य खराब होगा तो पानी को क्या करेगा, भाप बना के उड़ा देगा। जी बिल्कुल। ठीक है, भाप बना के उड़ा देगा तो फिर पानी कहाँ रहा। हाँ और एक सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ जाए तो चंद्र अपना आधा असर कर देता है। तो यहां पर किसी का सूर्य खराब हो रहा हो तो भी काम वही करें, गुड़ डाल करके सूर्य देव को, और उसमें थोड़े से चावल डाल लें जल में, अच्छा उस सर। चीज का अर्घ दें तो सूर्य देव आपको वहां पर अपनी गर्मी का ताप थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की पावर को वहां बढ़ाना बड़ा जरूरी है अगर सूर्य यहाँ किसी का खराब होगा। अब आ जाते हैं पांचवें घर, बड़ा इंपॉर्टेंट घर है पांचवा घर। जी सर। पांचवा घर औलाद की पैदाइश के लिए, कि आपकी औलाद होगी या नहीं होगी। जी ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये भी जो यह जमीन है वो सूर्य की है, सूर्य की अपनी जमीन है। जी सर। इस पे गुरु जो है आके मकान बनाए हैं। राहु और केतु यहाँ पर जो, इसमें उचोड़ नीच कोई नहीं होता, नहीं होता, सूर्य का घर ठीक है है, ये। जी उचोड़ नीच कोई नहीं होता, पर औलाद की पैदाइश का कारण कौन बनता है, केतु। अच्छा सर। तो इन तीनों को देख लेना जरूरी है, जैसे आपकी कुंडली में ये तीनों होंगे वैसी आपकी औलाद के हाल होंगे। ठीक है जी। जी तो इन तीनों को जब हम देखते हैं तो पांचवें घर से हम औलाद, पढ़ाई, औलाद किस लेवल की होगी, वो हम प्यार, जो हम सर। लव रिलेशन जैसे बोलते अच्छा हैं, सर। ये भी पांचवा घर पांचवें घर बताएगा। से। अब मान लो कि किसी का शुक्र बैठा है पांचवें घर में, जी कहते हैं ऐसा इंसान सच्चा आशिक होता है। अच्छा सर। ठीक है, अगर ऐसा इंसान भगवान से प्यार कर ले तो पूरे कुनबे को जो है तार देगा। अच्छा सर। और यही इंसान दुनियावी दोस्ती कर ले, दुनियावी प्यार कर ले लड़की से, तो लड़की को लेके भागेगा और पूरे कुनबे को उजाड़ देगा। अच्छा सर, मतलब दो रंगा बताया मैंने आपको। जी जी सर। ठीक है, तो अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। प्लीज सब लोग, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताएं, और नहीं समझ में आए तो अपने अपने यार दोस्त को शेयर करके जरूर समझ में कर ले कि ये चीज है कि या नहीं है। क्योंकि कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो वो प्रमाणित हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब पब्लिक लोग बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक को जब समझ में आएगा कोई चीज मैंने बोली है, वो चीज उसके साथ चल रही है या नहीं चल रही है ना, तो आपको भी क्लियर हो जाएगी कि कोई गलत बंदा तो नहीं आके बैठा। जी सर। है ना। सूर्य पांचवें घर में हो तो ये सूर्य की अपनी जमीन है, जी। यहाँ पर सूर्य अच्छा हो तो 22 से 24 साल की उम्र में आपकी सरकारी नौकरी लगवा देगा। और ऐसा बच्चा सरकारी नौकरी में भी जाएगा तो अपना मैनेजमेंट भी खुद बना सकता है, अपने बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, पर यहीं पे सूर्य खराब हो तो अंग तक नकारा करा देगी, औलाद पेट में ही मुर्दा पैदा हो, मतलब भाई बच्चा पैदा होने वाला था वो मरा हुआ पैदा हुआ, तो वो यहाँ पे ये आपको सही और खराब बता देगा कि आपका सूर्य कैसा है। जी ठीक है, मैं सिर्फ उस भाषा में बता रहा हूं कि इंसान समझ सके अपनी कुंडली को खुद। हमारे पास तो देखने के बहुत सारे तरीके हैं, जी पर मेरा आपके प्रोग्राम पे बताने का पर्पस इतना सा है कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज को समझ पाए, क्या मैंने सही बताया है, क्या जी, मैंने फर्स्ट एड कर पाए, कोई समस्या है तो जी दिखवा सकते तो हैं। उसके बाद जी। देखिए, वैसे नहीं आना कभी भी कुंडली दिखाने, जी बिल्कुल। वैसे कभी मत आओ जब तक आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। भाई आप आईसीयू तक की सिचुएशन में हैं तब अपनी कुंडली दिखाने आए, अदरवाइज कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी सबकी चलती है। जी। हाँ, पर रिजल्ट लेना हो तो फिर जरूर आए। जरूर है। सर अब 5 घर तो हमारे हो गए कंप्लीट, अब छठे घर में बताइए। छठा घर को पहले समझते हैं, छठा घर है क्या। जी। छठा घर बुध और केतु का घर है। हम्म। ये जमीन अगेन बुध कन्या राशि की। छठे घर में उच्च होता है राहु और बुध, अच्छा सर। और नीच होता है
शुक्र और केतु। शुक्र केतु यहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं होते ज्यादातर। अब छठा घर है क्या, आप समझे। छठा घर नानका परिवार। हमारा नानका परिवार कैसा होगा, ऋण और रोग शत्रु, ऋण रोग और शत्रु, ये छठा घर बताएगा। बीमारी भी खाली तीसरा घर नहीं बताता, बीमारी को देखने के लिए भी तीसरा, छठा, आठवां और 11वां घर देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। अब छठे घर से हम क्या कहते हैं, बीमारी की किस्म कैसी रहेगी, लंबी रहेगी, छोटी रहेगी, ये भी छठा घर बताएगा। हमारे दुश्मन हमारे पे हावी रहेंगे या हमारे दुश्मन हम उन पे काबू पा पाएंगे, ये भी छठा घर बताएगा। अच्छा सर। ठीक है, तो छठे घर की ये महत्वता है। अब मान लो किसी का शुक्र छठे घर में बैठे जी, और वो अच्छी पोजीशन में है, तो साल के मतलब शादी होते पहले साल में बच्चा हो जाए, ये अच्छी की निशानी है, ये अच्छी निशानी जी। है। और बुरा होगा तो ये समझो औलाद के लिए भी तरसेगा। यहाँ पर शुक्र जो है नापुंसक भी हो जाता है, क्योंकि बुध के घर में है। वो अपना सारा असर, मतलब बुध अपना सारा असर शुक्र में दे देता है, क्योंकि जो बुध है वहां पर वो नापुंसक भी है। और ऐसे में दो शादी के योग भी बनते हैं। ऐसे ही शुक्र चौथे घर में हो और यहाँ पर खराब हो रहा है तो दो शादी कराएगा ही कराएगा। तो इसके भी सिंपल उपाय हैं। ऐसा नहीं है जैसे किसी की कुंडली में मैंने बोला 2 शादियों के योग हैं, तो वो अपनी ही पत्नी से पत्नी का नाम बदलकर दोबारा विवाह कर ले पूरे विधि विधान के साथ, तो वो योग भी कट जाता है। अच्छा सर जी। और यहाँ पर शुक्र हो और खराब हो रहा हो तो ऐसे इंसान को नंगे पांव घूमने की आदत होती है छठे में सर। जी। तो चेक कीजिएगा, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा, आप कमेंट में बताएंगे सभी लोग, क्योंकि अच्छी और बुरी चीज हर जगह पे है। जी बिल्कुल। कहते हैं इसी तरह से हम सूर्य के साथ साथ बात कर रहे हैं तो सूर्य को भी लेते हैं। जब सूर्य यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है तो सूर्य आपको बहुत मान सम्मान देगा और सूर्य गवर्नमेंट से कोई ना कोई फायदा कराएगा। और ऐसा इंसान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के काम करे, गवर्नमेंट सप्लायर बने, बहुत बढ़िया रहेगा। और यहीं पे सूर्य खराब हो रहा हो तो कहते बिना लड़े हो रोटी हजम ना हो, मतलब उसको दिन में किसी ना किसी के साथ लड़ना ही जरूर है। तो यहाँ पर ये सूर्य खराब हो रहा होगा तो ये होगा। ठीक है। और शुक्र यहाँ किसी का खराब हो रहा हो तो नंगे पांव ना रहे। सबसे पहले मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में, कहते कि लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाए। क्या बात है। ठीक है। तो परहेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, भैया ये दवाई खा लेना आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, परंतु इसके साथ अभी दही का या चावल का परहेज करना। जी। क्यों मना किया जाता है? अब क्यों मना किया जाता है, मैं आपको इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी देता हूँ। डॉक्टर तो अपना प्रिकॉशन बताता है, क्योंकि जब हम कुछ दवाई खा रहे हैं तो हम किसको ठीक करने के लिए खा रहे हैं? खांसी कौन है? जुपिटर। शनि खराब होगा तो खांसी पैदा होगी, जुपिटर पैदा होगा। अच्छा सर। हर चीज की बीमारी के पीछे, मतलब जो कहते हैं ना किसी भी काम में रोड़ा अटकाना, वो काम है राहु का। पर राहु अकेला जिम्मेवार नहीं है, उसके साथ और ग्रह भी चलते हैं। अब वहां पर क्या किया, जुपिटर ने खांसी हुई जी। तो वहां पर क्या कहते हैं, चावल, शनि खांसी हो गई, शनि और गुरु, क्योंकि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। अब वहां पर हमने दही खाना शुरू किया। दही कौन है? शुक्र। ठीक है। तो जैसे ही शुक्र खाएंगे तो वो किसको दिक्कत देगा? जुपिटर को। ठीक है। जुपिटर क्योंकि खांसी हो रही है, गुरु और शुक्र दुश्मन है बिल्कुल। तो इसलिए दही को अवॉइड कराया जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल। अच्छा सर, समझ गए? बिल्कुल। तो हर चीज को ग्रह के साथ जोड़ा गया है। साइंस है, प्रॉपर साइंस है, इसके अंदर कोई भी ये नहीं है कि इफ एंड बट, पर उसको पढ़ना और उसको समझना, उसको उसकी गहराई में घुसना। मैंने क्या बोला, समुद्र के अंदर जितना जाते जाओगे उतनी चीज निकलती आएंगी। लाल किताब तो वो चीज है कि आपके घर की रसोई में से, आपके पूरे घर में से, आपके घर के आपने किस तरह से कौन सा सामान रखा है, उससे
आपके घर का सब कुछ बता देगा। एक लाल किताब का ये एस्ट्रोलॉजर है जो आपके चेहरे के, आपसे बात करने के तरीके से बता देगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अच्छा, ठीक है, और आप जब चेक करेंगे वो वही मिलेगा। एक्सपीरियंस है सर, लेकिन एक्सपीरियंस हाँ चाहिए जी, साथ में, उसके साथ उसकी पढ़ाई चाहिए। चाहिए, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर कौन सा, जैसे मैंने आपको हाथ के ऊपर भी कुंडली बना के दिखा सकता हूँ, आपकी पूरी बॉडी पे भी आपको ये बता सकता हूँ कि ये कुंडली का कौन सा हाउस है, ये खराब हो रहा है तो कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, कैसे खराब हुआ। अच्छा सर, तो आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आप, अब मैं ये नहीं कहता आपकी बॉडी के अंदर सारे ग्रह हैं, पर हर ग्रह की ऊर्जा आपकी बॉडी में है। जी अब सर, जिस तरह से स्टोन पहनाते हैं कई लोग, हाँ जी, मैं ये नहीं कहता स्टोन गलत है, 100%, पर जब जरूरत हो तब भी पहनाने चाहिए। अब स्टोन है वो तो पत्थर है, उसमें ग्रह कहां से आएगा। वो जिस ग्रह का स्टोन है, जिस ग्रह की उसकी पावर दी गई है, वो अपनी ऊर्जा उसमें इनहेल कर करके आपकी बॉडी में पावर देता है, तब उसका फायदा आपको होता है। समझ रहे हैं? जी सर, तो ये स्टोन का महत्व है। लोग क्या करते हैं जी, लो जी मूंगा फंसा लो, मंगल खराब है। अब तो बहुत पहनने लगे, पाइराइट की माला, पाइराइट गले में की, बहुत चीजें देखो, पहन के ही रखते हैं। कोई फालतू की चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रह के जो कुछ, जैसे लाल किताब में भी साफ साफ लिखा गया है, लाल पत्थर, काला पत्थर, नीला पत्थर, वहां पे स्टोन्स के नाम नहीं दिए, लाल किताब में इस तरह से बताया गया है जी, कि लाल पत्थर, काला पत्थर, पीला पत्थर, है ना, नीला जी सर, पत्थर, और दो पत्थर, दो रंगा पत्थर, मतलब केतु के केतु का, लिए, जी, राइट। तो इस तरह से लाल किताब में उनके नाम दिए गए हैं। अब आपको उसको समझना पड़ता है कि ये किस चीज के लिए बोला गया, कि यहाँ पे ये कैसे मदद करेगा। अच्छा सर, लाल किताब, खाली लाल किताब कुंडली देखने का तरीका नहीं है, लाल किताब आपकी हस्तरेखा भी है, लाल किताब आपकी बॉडी स्कैनर भी है, लाल किताब आपकी फेस रीडिंग भी है, लाल किताब जो आपके घर का वास्तु भी है, और लाल किताब जो है नंबरोलॉजी भी है। ये पांचों का कॉम्बो है, और सारी एस्ट्रोलॉजी का एक एडवांस वर्जन है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई हम पहले सिलेबस पढ़ते, एमबीडी गाइड आती थी ना, जी आती थी, आपके सारे आंसरों का हल मिल जाता हाँ था, जी, दैट इज ए एमबीडी गाइड। अच्छा सर, ठीक है, तो सिलेबस का पूरा निचोड़ दिया गया है, उसको समझने की जरूरत है हाँ कि समझ किस तरह से वो बनाया गया है। सिलेबस भी पूरा निकल के आप उस गाइड से सिलेबस बना सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है, उस गाइड से सिलेबस बना सकते हैं, जैसे लाल किताब। समझ रहे हैं, लोग इसको बोल देते हैं कौन सी काली किताब, पीली किताब, बिल्कुल सर, है टोने ना, टोटके की टोने किताब बोल टोटके की देते दुकान है। इसमें कहाँ पे लिखा है लाल किताब में टोने टोटके की दुकान है। मुझे 1% पूरी लाल किताब में बता दे, जो ओरिजिनल लाल किताब है उसके अंदर टोने टोटके वर्ड का यूज भी किया गया हो तो। जी सर, ये मिथ है सर, ये मिथ है, जी, तो इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये रावण ने लिखी। बिल्कुल सर, अच्छा, मैं कल परसों ही किसी से बात कर रहा था, तो वहां पे वो भाई साहब मुझे कहते हैं, यार ना ये वैदिक वाले लोग जो ना लाल किताब से बड़े चिढ़ते हैं। मैंने पूछा क्यों चिढ़ते हैं। जी, कहते हैं यार उनका क्वेश्चन पता है क्या था, कहते कि वैदिक के जो मंत्र तंत्र करने होते हैं ना, मतलब मंत्र जाप या जब तब दान करना होता है, जी, उसमें रिजल्ट नहीं आ पाते। प्रेडिक्शन तो अच्छी आ जाती है, पर उसमें जो ना रिजल्ट नहीं आ पाते। लाल किताब वाले आते हैं, उपाय कराते हैं, और उनके रिजल्ट आ जाते हैं। तो वही चीज है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे जमाना राहु की तरफ जा रहा है, तो लोगों के पास उतना समय नहीं भी है। नहीं है, तो लाल किताब आप लोगों को एक ऐसा रास्ता दे देती है, आपके जीवन को जीने का तरीका बता देती है। क्यों कहते ना, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं है। जी, ठीक है, तो काटने तो कीड़ी मकोड़े भी आते ये हैं, तो है, 84 लाख योनियां बोली जाती हैं, काट ही रहे हैं ना। तो काटना नहीं, भगवान ने अगर हमें ये मानव शरीर दिया है, तो इसको जीना कैसे है, किस संस्कार के थ्रू जुड़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम ये जान लेते हैं, तो फिर हम अपनी जिंदगी को आसान बनाते हुए चलते हैं, और लोग इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं। नहीं ठीक सर, है अब समझेंगे। और जो आप फर्स्ट एड बता रहे हैं हर ग्रहों के हिसाब से, जी, और जरूरत होगी आगे किसी को बहुत अच्छा करने की, तो विश्लेषण भी करवाएंगे कुंडली का। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। तो यहाँ पर यही चीज है। तो ये तो विषय से भटकने वाली चीजें हो गई, आप आगे पूछ सकते हैं। जी सर। अब सर हमारे 6 घर हो गए, छठे घर का सर उपाय भी बता दीजिए। अगर किसी का यहाँ पे सूर्य बैठे हैं सर, तो वो खराब हो रहे हैं, तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? एक तो वो जो है नमक तेज ना खाए, अच्छा, ठीक है, जी, और
नमक तेज ना खाए और सूर्य देव को जल देता रहे। नमक तेज खाना भी सूर्य को खराब करता है। और अपने बुजुर्गों का सम्मान करे और उसका बार बार लड़ने का मन करे तो प्लीज अपने नेचर को इतना कंट्रोल करे कि वो लड़े नहीं। जी सर, सातवें घर के बारे में बताइए अब। जी बिल्कुल, सातवें घर के बारे में जरूर बताऊंगा। और सातवां घर एक ऐसा खुशी का घर जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। जिसे कहते हैं ना, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता शादी है। का जी। शादी का भी है, पर शादी देखने के लिए हमें 10वां घर देखना होता है अच्छा सर। कि शादी होगी कि नहीं होगी। शादी होगी तो किस उम्र में होगी। देखो, कभी भी शादी को देखते हैं खाली शुक्र और बुध, ये दो ही ग्रह नहीं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मंगल, मंगल अच्छा होगा या मंगल की सपोर्ट मिल रही होगी तभी तो शादी होगी। मांगलिक कार्य कब होगा? जब मंगल अच्छा होगा। और इधर से शनि की मदद मिल रही होगी। अब शनि चाह रहा होगा शादी हो जाए, तब जाकर शादी होती है। अच्छा सर। समझ रहे हो? ठीक है, तब जाकर के शादी होती है। राइट। तो ग्रस्त के लिए तो अब वो चलेगा कैसे? अब आप इस चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। पत्थर की चक्की सबने देखी है, ठीक है। जो नीचे का पत्थर है वो है बुध, अच्छा। और ऊपर का पत्थर जो है शुक्र। अब जो घूमना है वो भी बुध है, पर अगर उसमें वो शनि की किल्ली नहीं है लोहे की, तो वो चक्की चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो इसलिए शादी का चलना शनि पे डिपेंड होता है, होना मंगल पे, चलना बुध और शुक्र का जब मेल होगा तो ये 4 ग्रहों का बड़ा रोल रहता है शादी में। तो ये 7वें घर का है। इसमें जो घर है वो किसका है? शुक्र का। उच्च कौन है यहाँ पे? शनि, ठीक है। और पक्का घर है बुध का। बुध का ये अच्छा घर है। और यहाँ पर उच्च है शनि, नीच है सूर्य। अब यहाँ पर किसी का सूर्य 7वें घर में हो और वो खराब हो रहा हो, मैंने क्या बोला? 2 रंगा। अगर वो खराब हो रहा हो तो ऐसा इंसान पीठ में खंजर मारने वाला होगा, धोखेबाज होगा। धोखेबाज के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ऐसा इंसान नमक तेज खाता होगा। ऐसे इंसान को तारीफ सुनने की बहुत ज्यादा आदत होगी, ठीक है जी। तो ऐसा इंसान जब खराब होता है तो ऐसा होता है। और 7वें घर में यहाँ पर भी 7वां घर सूर्य का अच्छा हो तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट जॉब में होगा और उसकी बीवी उसका साथ देने वाली होगी। पर ऐसे इंसान की बीवी बीमार जरूर रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी होती है कि वो शुक्र के ताप से जलती है। और ऐसा इंसान जब दिन के समय फिजिकल रिलेशन बना ले तो बीवी को टीबी तक हो जाती है। मतलब फिजिकल रिलेशन उसने बताया, उसको कुछ नहीं हो रहा, पर उसकी बीवी को टीबी तक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर एक परहेज है कि ऐसा इंसान अपने दिन के समय अपनी वाइफ के साथ या बाहर दिन के समय फिजिकल रिलेशन ना बनाए। राइट जी। ये था 7वां घर, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वां घर क्या है? 8वां घर है आपका दादा का परिवार। जैसे छठा घर नाना का परिवार है, उसी तरह से आपका 8वां घर है दादा का परिवार। ताऊ के लिए भी देखा जाता है 8वां घर। मौत का घर भी इसे कहा गया है। और लंबी बीमारियों का कारण भी 8वां घर है। जो कैंसर, ट्यूमर, ये जो बड़ी बड़ी लंबी बीमारियां आती हैं वो 8वें घर के आते हैं। मौत का घर है ना, पूरा बेड के ऊपर डालने वाला, फुल बेड रेस्ट भी, मौत जैसी जिंदगी देने वाला भी वो 8वां घर होता है, ठीक है। ये पक्का घर किसका है? शनि और मंगल का। और इसमें उच्च का कोई ग्रह नहीं होता, नीच इसमें चंद्रमा होता है। अच्छा। मतलब मंद स्थिति का जो इसके अंदर होता है वो चंद्रमा होता है। अब पहले बात कर लेते हैं शनि की, क्योंकि शनि का और मंगल का घर है जी। तो शनि यहाँ पर बैठ के ना एक तरह से हेडक्वार्टर है, जज है। शनि जिसका यहाँ पर अच्छा होगा, ऐसा इंसान वकील, जज बहुत अच्छा होगा। उसकी जजमेंट पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि शनि का जो 8वां घर हेडक्वार्टर है, जज है वो वहां पे और वहीं बैठे हैं, ठीक है। और मंगल यहाँ पर बद कहलाता है। अगर इसको सूर्य, गुरु और चंद्रमा की मदद मिल जाए तो यहीं पे मंगल बहुत अच्छा भी हो जाता है। पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में
8वें घर में और 12वें घर में लोग मंगल को देख लेते हैं तो उसे मांगलिक कह देते हैं, पर ऐसा है नहीं। अच्छा, इसके पीछे भी थ्योरी है। जब तक आपकी कुंडली में बुध या केतु तीसरे घर में ना हो या 8वें घर में ना हो, तब तक वो मांगलिक नहीं होगा। अच्छा, आज तक तो यही था यस, कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 11वें घर में, सॉरी 12वें घर में जब आप वहां पे मंगल देखते हैं तो लोग मांगलिक कह देते हैं। बिल्कुल, पर उसके साथ खाली मतलब ग्रह बैठने से वो मांगलिक हो गया? यही सबको पता है। सबको पता है। ये मिथ आपका दूर कर दूं, जब तक बुध या केतु तीसरे या 8वें घर में ना हो, बुध या केतु दोनों में से कोई कोई ग्रह भी एक ग्रह जी। तीसरे में या 8वें में होगा तभी वो मांगलिक कहलाएगा, अदरवाइज मांगलिक भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल की कंडीशन ये है। और जैसे मैंने चौथे घर में मंगल को बद बताया था, तो मैंने 4 साल छोटा या 4 साल बड़ा भाई, इसमें 8 साल छोटा या 8 साल बड़ा भाई, अच्छा, और 8 का डिफरेंस नहीं होगा तो 2 का होगा। अच्छा, भी सेकंड हाउस का लॉजिक लिया। ठीक है जी, राइट, तो 8वें में ये चीज चलेगी। अब यहाँ पे नीच का चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा भी यहाँ पे दो रंगा है। कहते हैं चंद्रमा केंद्र के बाहर कहीं पे भी बैठा हो, केंद्र क्या होता है 1 4 7 10, चंद्रमा केंद्र के बाहर कहीं पे भी बैठा हो और चौथा घर खाली हो तो चंद्रमा वहां पे वो भी नीच का नहीं रहता, वो भी अच्छा हो जाता है। और कहते हैं चंद्रमा यहाँ पे खराब हो तो ऐसे इंसान को बार बार नगद गिनने की आदत, अच्छा, 2 नंबर की कमाई से फायदा। फायदा हो। जब चंद्रमा यहाँ पे खराब होगा तो ऐसा इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हो और वो रिश्वत लेता हो तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे लाल किताब जो है पूरी की पूरी कुंडली से, मतलब वैदिक ज्योतिष से कैसे कैसे पूरी प्रिडिक्ट करी हुई है। जैसे कि वैदिक में आपको D1 से लेकर D60 सारे चेक करने पड़ते हैं हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और उसके बाद लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, ट्रांजिट ये देख के चलते हो। परंतु लाल किताब में लगन कुंडली को देखा जाता है, वर्षफल हमारे वहां पे वो वर्षफल कहलाता है। और वैदिक में दशाएं देखते हैं, महादशाएं। अगर एक महादशा देखने चले जाओ तो क्या 20 साल एक महादशा, मान लो शुक्र की किसी की दशा चल रही है तो 20 साल चलती है, तो क्या 20 साल शुक्र का असर आता रहेगा? अगर शुक्र आपका खराब भी है ना तो सिर्फ 8 साल मंदा असर देगा वो शुक्र की दशा में, 12 साल मंदा नहीं देगा। ये नियम है वैदिक के। परंतु अगर मैं इसको लाल किताब से ले जाऊं तो लाल किताब चलती है 35 साल चक्र के अनुसार। एक एग्जाम्पल 35 साल चक्र क्या है मैं छोटे से वर्डों में बताऊंगा। अगर 35 साल यहां समझाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक चीज समझो, एक हमारे प्राणी हैं, मतलब जो बहुत अच्छा नाम करके गए, धीरू भाई अंबानी जी, वो उम्र के कुल 70 साल जिए। पहले 35 साल उन्होंने अपनी जिंदगी को स्ट्रगल में काटा, पर अगले 35 साल ऐसा क्या हुआ कि वो कई पुस्तकों तक बहुत कुछ बना के गए। क्या हुआ सर? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, ये 35 साल चक्कर। अच्छा। कि पहला 35 साल चक्कर में जो उनको स्ट्रगल मिलना था वो मिला, दूसरे 35 साल में उनको वही ग्रह जो खराब थे उन्होंने अच्छा फल देना शुरू कर दिया। राइट, तो इस तरह से कुंडली को एक ब्रीफ में, मतलब शॉर्टकट तरीके से, एक एडवांस वर्जन से आपको इतना कुछ लाल किताब बता देती है। जैसे आज हम हाउसेस की और सूर्य की बात कर रहे हैं तो आप समझो कि, और निशानियों की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह से 35 साल चक्कर हम देखते हैं। फिर एक 36 साल चक्कर अलग होता है जिसमें हमें पता लगता है कौन सा धोखे का ग्रह होगा। एक ये और पता लगता है कि इस साल कौन धोखे का ग्रह बन रहा है, धोखा अच्छा होगा कि बुरा होगा वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की जाती है। राइट, तो ये सारी चीजों के फॉर्मूलेज हैं, कैलकुलेशन है, और उसको तरीके से करें, समझें तो बहुत कुछ बहुत बढ़िया निकल के आता है। और सामने वाला कहता है आपको कैसे पता। राइट, दैट इज ए प्रेडिक्शन। तो इस फॉर्मूलाज के साथ प्रैक्टिस की जाती है, यही चीज मैं पढ़ाता भी हूँ। राइट, तो चलो आगे चलते हैं, 9वें घर की बात कर लेते हैं। 9वां घर क्या है?
नौवां घर है जद्दी जदाद, हमारे बुजुर्गों का। हमारे बुजुर्ग किस तरह के रहे होंगे, उनकी क्या शान शौकत रही होगी, दादा परदादा, क्या हमें पैतृक संपत्ति मिलेगी, ये भी हम नौवें घर से देखते हैं। नौवें घर का वो जमीन है किसकी? गुरु की, धनु राशि, ठीक है। गुरु की जमीन है, उस पे उच्च कौन है? केतु, जी और नीच कौन है? राहु। तो यहाँ पे गुरु राहु केतु जैसे आपकी कुंडली में होंगे वैसे नौवें घर का हाल होगा। अब नौवें घर से भाई मेरे को जद्दी प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे बुजुर्ग किस शान शौकत के थे। अच्छा, मकान कुंडली की अगर इसमें बात करूं, मैं वास्तु की बात करूं, जिस घर के बीच में सेंटर में स्तंभ आ जाए वो घर कभी भी अच्छी तरक्की नहीं कर पाता। जी सर। तो जिस जिसके घर में भी सेंटर में जो स्तंभ हो वो इंसान कभी जिंदगी में तरक्की करके बता दे। बुध को ले आए, और बुध नौवें घर में कैसे ठीक होगा? जब तक उसको चंद्रमा की नहीं मदद मिलेगी जब तक बुध ठीक नहीं हो सकता वहां। अगर है तो उसके बाद मदद ले सकते हैं। जी, मदद ले सकते हैं, उपाय छोटे छोटे कराए जा सकते हैं, ठीक है। हर चीज का हल है, पर क्या होता है हर चीज की जनरल रेमेडी नहीं होती। मैं क्यों बोलता हूं, जब एक हाथ के फिंगरप्रिंट दूसरे हाथ से मैच नहीं करते तो एक उपाय हर इंसान के लिए कैसे हो सकता है? उपाय कुछ ही होते हैं, पर उसको किस चीज के लिए कर रहे हैं दैट इज ए डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये नौवां घर था जी सर। अब 10वां घर, ठीक है। 10वां घर मालिक कौन है? शनि, मकर राशि, पक्का घर भी शनि का, और इसमें उच्च कौन है? मंगल, जी सर। और नीच कौन है? गुरु। 10वें घर के लिए हमें अपने पिता के हालात, पिता किस लेवल पे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, और हमारा कर्म स्थान, मकान बनाने की और शादी करने की पोजीशन भी 10वां घर बताता है कि आपका मकान कब और कैसे बनेगा, किस स्थिति में बनेगा। आप लोन लोगे, वो लोन उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा? भाई लोन उतरेगा कि नहीं होगा? अब बहुत सारे लोग मकान बना लेते हैं, बैंक का कर्जा है, अब उनको लोन चाहिए, तो लोन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कौन सा ग्रह बताएगा? बताओ, आप मुझे ये बताओ, बैंक कौन सा जो है ग्रह है? बैंक भी ग्रह है। जब तक शनि नहीं इजाजत देगा, बैंक जो है सूर्य है। अच्छा सर। जो वहां पर बैठा खजांची है वो शनि है, जो उसमें रुपया है वो चंद्र है, और जो उसमें जेवरात है वो शुक्र है। अब जब तक सूर्य अच्छा नहीं होगा तो खजांची बात बनेगा? देगा लोन आपको? चाहिए क्या? चंद्रमा। लोन क्या है? चंद्रमा, जी सर, कैश। ठीक है। और लोन का उतरना ना उतरना वो राहु और केतु पे डिपेंड करता है। कभी भी किसी भी जगह पे एक ग्रह काम नहीं करता, राइट। कि आपको मकान बनाना भी है कि नहीं बनाना, क्योंकि मकान का जो कारक ग्रह है वो शनि है, राइट। इसी तरह से आ जाते हैं 11वें घर पे। पर यहाँ पर शनि को अच्छा रखने के लिए एक जनरल रेमेडी जरूर मैं दे दूंगा। कहते हैं हमारे मजदूर भाइयों के साथ, लेबर क्लास लोगों के साथ जब तक आप अच्छा व्यवहार करेंगे तब तक शनि आपको खराब नहीं करेगा। साथ में शनि के मंदे कर्म, शराब, शबाब, कबाब, इस चीज से दूरी बना के रखें। 10वें घर में सूर्य हो, शनि सूर्य होगा तो आपको मैं बता दूं, सूर्य यहाँ पे अच्छा होगा तो वही आपका कर्म स्थान, गवर्नमेंट जॉब से होगा या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से होगा या पॉलिटिक्स से होगा, जी सर, राइट। अब यहाँ पर मान लो सूर्य खराब है तो जिद्दी स्वभाव का, अपनी जिद के कारण सब कुछ खराब करने वाला, ठीक है। तो सूर्य किसी का 10वें घर में हो तो ऐसा इंसान अपने सर पर कैप, मतलब खुला सर ना रखे। पहले के जमाने में तो पढ़ने बांधे जाते थे, पर आज के समय पे नहीं बांधे जाते, तो ऐसा इंसान सिर पे कैप लगा के रखे, जी सर, ठीक है जी। तो ये था 10वां घर। सर 9वें घर की भी
कोई परहेज बताना परोपकारी बन चाहिए। के रहे। परोपकारी इंसान बन के रहे। परोपकारी बन के रहे, जितना परोपकार रहेगा, बड़ों का आदर संस्कार करेगा, और जब तक धार्मिक बन के रहेगा तब तक जिंदगी में तरक्की करता रहेगा। ठीक जी, है। जी, और सूर्य जब 9वें घर में अच्छा हो तो ऐसा इंसान गरीब से गरीब घर में भी पैदा हो तो उस पूरे परिवार को अमीर बना देता है। अगर वहां पे खराब हो तो जो कुछ होता है सब नष्ट करा देता है। जी ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं 11वें घर की। तो 11वें घर में अब देखो, जमीन किसकी है? अगेन शनि की, कुंभ राशि। जी सर। मलकियत गुरु की, पक्का घर गुरु का। ठीक है। उसके बाद 11वें घर में ना तो कोई उच्च होता है ना कोई नीच होता है, पर 11वां घर औलाद की उम्र, आपकी औलाद की उम्र कितनी होगी? अच्छा। ठीक है। आपकी औलाद की उम्र कितनी होगी, आपकी औलाद किस हैसियत की होगी, उसकी तरक्की कहां तक जाएगी, ये 11वां घर बताएगा। अच्छा सर। आपको मैं बता रहा हूं 12 के 12 घर क्या क्या चीज कैसे बता रहे हैं। तो हम 11वें घर पे पहुंच गए। तो 11वें घर में ये तरक्की देखने के लिए गुरु और शनि को देखना जरूरी है। अब यहां पर क्या बोला गया है, जब शनि 11वें घर में खराब हो तो ऐसा इंसान, शनि 11 वाले, जितना तू कुकड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे इंसान को ज्यादा नॉनवेज से परहेज रखना चाहिए। ठीक है। जितना वो नॉनवेज से परहेज रखेगा उतना जीवन में तरक्की पाएगा, धार्मिक बन के रहे। कहते अब वहां पे मलकियत गुरु की है, चाहे शनि की जमीन है, मलकियत किसकी है? गुरु की है। कहते हैं यहां किसी का जुपिटर बैठा हो और वो खराब स्थिति में बैठा हो तो ऐसा इंसान जैसे ही उसके पिताजी जाएंगे, पिताजी के नाम रहते तो उसकी जिंदगी में सब कुछ, पिताजी के जाने के बाद जिंदगी में तरक्की होनी बंद हो जाती है। तो ऐसा इंसान 11 बार गंगा स्नान करे, किसी लवारिश लाश पर कफन दान करे। अच्छा। ठीक है। और कहते हैं गुरु यहां पर खराब हो तो ऐसे इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। ठीक है जी। जी। तो ये 11वें घर का गुरु कहलाता है। और सूर्य यहां पर जब हो तो कहते पहले घर में तो राजा, जी। पर सूर्य जब 11वें घर में होता है तो खुद राजा, वो खुद राजा। मतलब कि ऐसा इंसान राजा की तरह जिंदगी वाला जीने वाला जब अच्छा होगा। और ऐसा इंसान इतना समझदार होता है कि छोटी उम्र से ही कमाना शुरू कर देता है, घर वालों को संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो ये था 11वां घर जी। आखिरी जी सर, इसकी अगर मान लो किसी का खराब है सर, ये भी बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो नॉनवेज से परहेज करें जी। और सूर्य जब खराब हो तो वो भी धार्मिक बन के रहे, सूर्य देव को जल दे, सूर्य देव की आराधना करे। और वो करने के साथ साथ जो सबसे पहला जरूरी है ना, सूर्य को भी पिता भी कहा गया है। गुरु तो पिता है लाल किताब में, सूर्य जो है अपना आपा है, पर फिर भी वो अपने पिता का जितना आदर सत्कार करता रहेगा, सूर्य 11 वाला अपने पिता के साथ बना के रखेगा, उतना सूर्य उसको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है जी। आप देखना जितने भी सूर्य सरकारी जॉब वाले हैं उनकी कुंडली में सूर्य कहीं पहले 5वें और 11वें घर में होगा ज्यादातर। वैसे तो किसी भी घर में हो सकता है, मैंने हर घर का 2 रंग बताए हैं, एक अच्छा और एक बुरा, हर कोई समझ जाएगा, मैंने अच्छे और बुरे को बताते हुए चला। राइट। उसी तरह से आ जाते हैं जी 12वें घर में। 12वां घर आपका विदेश जाने का योग, आपके रात के आराम की योग। अब विदेश में जाकर सेटल होना या ना होना वो भी कौन बताएगा, क्योंकि देखो 12वां घर जो है जमीन किसकी है? गुरु की। जी। पक्का घर किसका है? राहु का, राहु और गुरु। ठीक है जी। राहु का। और वहां पे उच्च के ग्रह हैं शुक्र और केतु। देखो अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर है क्या? 12वां घर है आराम का घर, जी। विदेश जाने का रास्ता। और आप अपनी जिंदगी में किस हैसियत से आराम करोगे, लग्जरी किस तरह की होगी, और जेल यात्रा भी 12वें घर से देखी जाती है। अब ये यहाँ पर जो जमीन है वो जमीन तो है गुरु की। ठीक है। मलकियत जो है वो गुरु की है। अब यहाँ पर जो मकान आकर के बनाया वो बनाया
राहु ने। अब इसमें उच्च है शुक्र केतु और नीच है बुध और राहु। ठीक है, अब 12वां घर समझने के लिए ना बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी है। हमारे घर का जो बेड होता है जी वो भी 12वां घर है, हमारे घर की जो छत होती है वो भी 12वां घर है। जिसके भी 12वां घर खराब हो, मतलब उसके बेडरूम के अंदर आपको बिखरा हुआ मिलेगा, उसकी छत पे कबाड़ मिलेगा। और कोई कहेंगे कि भाई हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारी तो छत ही नहीं है, तो उसके घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन उसमें कबाड़ जरूर मिलेगा। अच्छा, तो चेक कर सकते हैं कि राहु आपको 12वां घर था। 12वां घर खराब है। ठीक है, जी। अब 12वें घर से विदेश यात्रा भी देखते हैं, आराम भी देखते हैं, बेड सुख भी देखते हैं, है ना, कि बेड सुख कैसा रहेगा, रात को मैं नींद आराम से ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो 12वें घर के लिए इन ग्रहों को देखना जरूरी है, राइट। तो इन ग्रहों को देखेंगे, ये जैसे होंगे। अब यहाँ पर सूर्य अच्छा हो तो कहते हैं हर दुख को सुख में बदलने वाला बेटा, और सूर्य यहाँ खराब हो तो आलसी, मतलब कहते हैं ना लोग पता नहीं कैसे कह देते हैं कि मैं तो महीना महीना नहीं नहाता, मुझे तो 29वें दिन खुजली होने लग जाती जी है ना। तो इस इस स्थिति तरह। के इंसान जो होते हैं सूर्य 12 वाले होते हैं। कहते हैं ऐसे में सूर्य जब यहाँ खराब हो रहा हो तो घर में पत्थर वाली चक्की रखें और उसमें कुछ ना कुछ पीसा करें। अच्छा जितना हम पीसते रहेंगे उतना आपका सूर्य अच्छा होता रहेगा। परंतु वही चीजें पिता का आदर सत्कार और अपने आप को एक्टिव बना के रखना, ये सूर्य को अच्छा करता है। जी सर, चक्की ही रखनी है क्योंकि अब चक्की तो मिलती नहीं है। सब मिलता है जी, मिलने को क्या नहीं मिलता, मुझे ये बताओ। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। जी राइट। तो आप जब ये सारी चीजें देख लेते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत। तो आज के 12 के 12 घरों में लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है सर, और इस तरह का इकट्ठी किसी को नहीं मिली होंगी चीजें कि आपने सावधानियां भी बता दी, उसकी जी, उपाय भी साथ में दिया, परहेज भी बता दिए, परहेज सावधानी भी बताया बता आपने। दी, आपको उस घर के मालिक भी बता दिए। आप अगर जोड़ तोड़ कर सकते हो इसको तो जोड़ तोड़ करते रहना। मेरे मन में सवाल है, शायद हमारे व्यूअर्स का भी होगा, कि ना सूर्य देव को, जैसे आपने आज सूर्य की ही हमने बात की, जी। और सूर्य देवता पे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हर कोई जल ना चढ़ाए, और कोई कह देता है कि भाई अगर जल चढ़ाना है तो किसी को गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए, किसी को कुछ नहीं डाल के चढ़ाना चाहिए। तो कई लोग भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि अब कई रील्स में देखा कि ये व्यक्ति सूर्य देवता को जल ना चढ़ाए, तो जो चढ़ा भी रहे हैं वो भी सोचते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ, ये आडंबर किसने डाला, क्यों ना चढ़ाए सूर्य देव को जल, मुझे उसका एक लॉजिक बता दो। जब हम किसी भी ग्रह की वस्तु उस ग्रह को दे रहे हैं तो ना तो वो दान में आती है, उच्च का हो तब भी दे सकते हैं और नीच का हो तब भी दे सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना चाहिए जब हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो पैरों में उनका छींटे ना आए, इसलिए किसी गमले को नीचे रखें, उस पे दें सूर्य देव को ध्यान करते हुए। मन और भाव के साथ जब हम कोई उपाय करते हैं ना तो वो उपाय इंसान को लगता भी है, उसको रिजल्ट भी आते हैं। अब उपाय करने के भी दो तरीके हैं, मैंने आपको परहेज भी बता दिया, आपको उपाय भी बता दिए। आप उसको उपाय समझ के कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट नहीं आते, जब तक आप उसको विश्वास के साथ अपने भाव के साथ नहीं करते हैं ना तब तक भी उपाय नहीं लगते। आपको क्या करना चाहिए, जब भी किसी उपाय को कर रहे हो तो उस देवता को अपने मन में धारण करके, सब कुछ हमारे अंदर ही है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, एक बार अपने अंदर घुसने की जरूरत है। जी। ये जब हम कहते ना भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, भगवान को ढूंढने कोई मंदिर मस्जिद पत्थर में नहीं मिलने वाले हैं, वो आपके अंदर हैं। झाको जागो, जब आप जाग जाते हैं तो बहुत कुछ अपने अंदर से पा जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, ये साइंस है, इसको साइंस के तरीके से लिया जाए। इसके अंदर कोई काली किताब पीली किताब नहीं है, ना ये जादू टोने की किताब है, ना रावण ने इसको लिखा है, जो ये लोगों के अंदर मिथ है। चलिए, आज आपने कई मिथ तोड़े हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का भी आज ये टूट गया, लोगों को समझ आ गया, लॉजिक के साथ चढ़ा सकते हैं सब लोग।
एक सर हमारे व्यूवर्स के काफी कमेंट आते हैं और आजकल ये समस्या बहुत आम है कि बीमारियां घर से नहीं जाती हैं सब। जी, अब मैं इसके पीछे भी एक लॉजिक बता देता हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था, घर में ना कुछ हिस्सा हम कच्चा जरूर रखते थे। आप ये देखो, जब से हमारे घर पूरे पक्के बनने शुरू हुए हैं तब से घर में से बीमारियां जानी बंद हो गई हैं। तो घर में से बीमारियां जाएं, सबसे पहले अपने घर में कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखें। अच्छा सर। ठीक है, जब वो कच्चा रखेंगे तो बीमारियां जाएंगी ही जाएंगी। दूसरा, जिस घर में से बीमारी ना जा रही हो, लंबी बीमारियां राहु के करके आती हैं, ठीक है, तो क्या करें, जौ ले लें, जौ के ऊपर जो है गौमूत्र से धो के लाल कपड़े में बांध के अपने घर की अंधेरी कोठरी में जहां सूर्य की रोशनी न जाती हो किसी वजन के नीचे दबा के रखें, फिर 40 दिन तक करें, फिर उसको जल प्रवाह कर दें। आप देखना आपके घर में से बीमारी जो होनी शुरू हो जाएगी और घर का कुछ हिस्सा पक्का जरूर, मतलब कच्चा जरूर छोड़े। दूसरी चीज, जो लोग घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं, हाँ जी, ठीक है, वो साथ में क्या करते हैं, झंडा लगा देते हैं। रही कई कसर, उसके ऊपर चुन्नी भी चढ़ा देते हैं, तुलसी मैया है जी, राइट। तो घर में कैंसर को आमंत्रण देते हैं। अच्छा सर। घर में कैंसर जैसी बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। तुलसी मैया मंदिर में पूजने की चीज है। सबसे पहले तो उनकी पूजा मंदिर में होनी चाहिए। आप लोगों का विश्वास है तो आप घर में रखें, कृपया करके उसमें झंडा और चुन्नी ना चढ़ाएं। क्यों ना चढ़ाएं, उसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूं। तुलसी मैया जो है वो बुध का प्रतीक है जी, ठीक है। अब झंडा क्या है, केतु, बुध और केतु मंगलबद्ध। खून की बीमारियां, खून का गाढ़ा होना, समझ रहे, नसों का ब्लॉक होना, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आना, उसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी, तो बुध और मंगल फिर मंगलबद्ध। और जो लोग दीपक जलाते हैं कृपया तुलसी के नीचे रखें, तुलसी जी के बिल्कुल वहां ना रखें। आपके मुंह के सामने कोई अगर दीपक जलाए तो कैसा लगेगा? दैट इज द प्रैक्टिकलिटी। बहुत सुंदर चीज बताई सर आपने, क्योंकि चुन्नी तो सब चढ़ा देते हैं सर माँ जी, ठंड ना लग जाए माता ना लग को, जाए। पर वो नहीं पता कि वो आपके घर में किस तरह से बीमारी, वो नेचुरल है, वो खुद प्रकृति है। आप प्रकृति को आप ठंड से बचाओगे क्या? बिल्कुल। आप बचाओगे क्या? नहीं बचा सकते ना। सीधी सी बात है, कड़वी और सच्ची। मानो तो तुम्हारी भलाई, नहीं मानो तो करके देख लो। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया तो करके देख। सर आज आपने हमें बहुत अनमोल ज्ञान दिया है और इतना आनंद आया मुझे सुनने में, और मुझे पता है कि जितना आनंद मुझे आया है ना, व्यूवर्स उससे कई गुना आने वाला है। और बहुत सी आपने ऐसी चीजें बताई हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी ना, और लॉजिक के साथ सर, ये सबसे बड़ी बात है। आज के पॉडकास्ट में समय देने के लिए और आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद सर। अंदाज से ना मापिए किसी की हस्ती, ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे हुआ करते हैं। दोस्तों, आज इसी ठहराव के साथ बहुत गहराई से एस्ट्रो हेमंत जी ने हमारे साथ अपनी बहुत अनमोल ज्ञान शेयर किया, और मैं आशा करती हूँ कि आप व्यूवर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत पसंद आएगा। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम हेमंत जी को दोबारा से इनवाइट करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए एक्सपर्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।